अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। है जैसे भी लगे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। लास्ट एपिसोड पे जो कमेंट्स हुए हैं वो मैंने पढ़े हैं और इट्स ओके। हर एक की अपनी चॉइस है। हर एक को अब जितना मैंने देखा है कुछ को अल्तमश अच्छा लग रहा है फॉर सम रीजंस, और बाकियों को अल्तमश अच्छा नहीं लग रहा, और बाकियों में खसूसन लड़कियां हैं, आई थिंक सो। बट द पॉइंट इज़ के अब हर शख्स की अपनी पर्सनैलिटी है, हर करेक्टर की। ऑब्वियसली मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी जो कुछ वो अल्तमश कर रहा है वो गलत है। आई नो वो गलत है, आप भी जानते हैं वो गलत है, और जो अल्तमश को पसंद करते हैं वो भी जानते हैं कि वो गलत है। बट उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मे बी इस वजह से जो है वो उनको पसंद आ रहा है। खैर जो पसंद करना चाहते हैं वो पसंद कर सकते हैं, वाई नॉट। और जो नापसंद करते हैं वो भी नापसंद कर सकते हैं, वाई नॉट। बट मैं इतना जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी कि अल्तमश ने ये ऐसा क्यों किया और आगे ये होगा और आगे वो होगा। ठीक है, आई विल ट्राई इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आप सबको कहेंगे खुद कि नहीं नहीं ठीक हो गया। एंड हो लेने दे नॉवल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी एंड नहीं हुआ, इतनी जल्दी मत जज करें किसी को भी। जो भी रीजंस थे अल्तमश ने क्यों इस तरह किया, आलियाना कहाँ कहाँ गलत है, हम उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट अगेन मैं फोर्स नहीं कर रही, आपकी अपनी चॉइस है। जिसे चाहे पसंद करें, जिसे चाहे नापसंद करें। मेरे करेक्टर्स हैं, मुझे पता है कि उनकी जिसे कहते हैं ना, क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीकनेस है, कहाँ वो गलत है कहाँ सही है। खैर ये तो इंशाल्लाह टाइम के साथ जो है वो सबको पता चलेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब जो है वो मेरे साथ जो है वो इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं नहीं, अगर अल्तमश ऐसा था तो उसके साथ ऐसा होना था और हुआ है, होना चाहिए था, होगा इंशाल्लाह। सो इतनी जल्दी डिसहार्ट मत हो, इतनी जल्दी दिल छोटा मत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छे से होगा, सब अच्छे से होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और बस दुआ में याद रखिएगा कि मुझे लिखने की तौफीक मिलती रहे, वक्त मिलता रहे, हिम्मत मिलती रहे, और मैं आप तक जो है वो नॉवल अच्छे से एंड कर सकूँ ना। बट खैर इन सब बातों को छोड़ें, अपने गुज़ारिशात की तरफ आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों का दिल करता है, क्योंकि अब तो मैं कह के थक चुकी हूँ। इट्स ओके, आपका दिल करता है करें, नहीं करता कोई मसला नहीं। और जिन्होंने अभी तक लाइक करते हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, जो नहीं लाइक करते अब यार इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, इट्स ओके। कमेंट्स में जो अपनी राय का इज़हार करते हैं उनका शुक्रिया, जो लोग नहीं करते इट्स ओके। एनीवेज़ हाँ एक काम कर दें, शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो नॉवल है वो पहुँचे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो नॉवेल्स को पसंद करते हैं। आई डोंट नो इनफैक्ट कि मैं मेरी तरफ से क्या गलती हो रही है कि ये नॉवल की रीच इतनी नहीं है, बट इट्स ओके। खैर अब हम अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सो लेट्स गो। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 49। गहरी सर्द शाम उतरी ही थी कि स्याह बादल जाने कहाँ से उमड़ उमड़ आए थे, और अब देखते ही देखते हर जगह जल थल होने लगा था। भीगा लॉन, जर्द मस्नूई बल्बों में चमकती अनेक्सी और अफरीदी विला दूर से ही बेहद पुरस्रार लग रहा था। विला के अंदर के हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। ज़मीना खातून की आलियाना से क्या बात हुई थी कोई नहीं जानता था। बड़े सब एक दूसरे से नजरें यूं चुरा रहे थे, गोया यही इस मसले का आखिरी हल है। इर्तिज़ा दोपहर का निकला भी तक वापस नहीं लौटा था। जावियान की अपनी तबीयत कुछ ऑफ थी और आइलीन इसी वजह से घन चक्कर बनी हुई थी। पिछले मुसलसल 3-4 दिनों की बेआरामी का नतीजा ये निकला था कि इस वक्त जावियान अफरीदी खुद बुखार में भिनक रहा था, जबकि अल्तमश अफरीदी की अभी अभी डिनर टेबल पर सुलेमान अफरीदी के हाथों एक दफ़ा फिर से अच्छी खासी इज्जत हो चुकी थी। मगर मजाल थी जो उसने किसी भी बात का असर लिया हो, वो अभी भी अपनी ज़िद पर कायम था, और सारी बहस का सद्भाव यही था कि मुस्तकबिल करीब में दूर दूर तक इसका आलियाना मोहतरमा को छोड़ने का कम से कम अभी तक तो कोई इरादा नहीं। वजह क्या थी?
कोई नहीं जानता था, किसी ने पूछा नहीं और खुद से अल्तमश आफरीदी ने भी बताना पसंद नहीं किया। अभी भी खामोश साफ सुथरी मध्यम जर्द रोशनी में नहाई राहदारी उसके भारी कदमों की धमक से गूंज उठी थी। कैजुअल नेवी ब्लू गर्म शर्ट और ग्रे ट्राउजर में मलबूस वो आम से हुलिये में भी हमेशा की तरह काफ़ी प्यारा लग रहा था। भूरे सिल्की बाल माथे पर कमाल बेनियाजी से बिखरे पड़े थे, जबकि नीली आंखें लापरवाही से हाथ में थामे मोबाइल की स्क्रीन से हटती यहाँ वहाँ का सरसरी सा जायजा ले रही थी। फ़ोन की दूसरी तरफ अल्हान था, जिसे वो कल सुबह वापसी इस्लामाबाद वापसी की तफसीलात से आगाह कर रहा था, जबकि उसके तेज तेज उठते कदम इस वक्त अपने रूम की जानिब रवां दवां थे कि दफतन किसी जानी पहचानी आवाज़ पर उसके आगे को बढ़ते कदम थमे थे। मोबाइल की पैड पर चलती उंगलियां भी साकत हुई थी। चेहरा बेसाख्ता उस कमरे के नीम व दरवाजे की जानिब मुड़ा था, जहां से वो काफ़ी से ज़्यादा मानूस आवाज़ आ रही थी। नीली आंखों को पुरसोच अंदाज में स्कोर कर उसने जैसे बंद दरवाजे का बाहर देखने की नाकाम सही की थी। अंदर से आती बारीक नुस्वानी आवाज़ पर उसके चौड़े माथे पर मोटे मोटे बल पड़े थे और साथ ही बेतासु चेहरे पर नागवारी के वाज़ेह तासुरात नजर आने लगे। अपने रूम में जाने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था जब वो यहाँ थी। मगर सवाल ये था कि वो यहाँ कर क्या रही थी। बिना इंतज़ार या फिर इजाज़त की फॉर्मेलिटी निभाए वो नीवा दरवाजे को पाँव की ठोकर से खोल गया तो अंदर का मंजर आंखों की पुतलियों पर चलता नक्श बनाने लगा था। बाहर की निस्बत कमरे में फैली सफ़ेद रोशनी खासी तेज थी। रूम बेतहाशा खूबसूरत और साफ सुथरा था। गहरे भूरे रंग का मॉडर्न तर्ज का बेड, अलमारियाँ, ड्रेसिंग टेबल और इस पर बड़ी गिनी चुनी अशिया पहली नज़र में एक गेस्ट रूम का तासुर देता था। और इन सब से होती होती नज़रें कमरे के वस्त में खड़ी बुत बनी आलियाना पर जा ठहरी थी, जो कि दरवाजे के बीचों बीच इस बदलिहाज और बदतमीज इंसान को खड़ा पाकर सख्त बदमज़ा हुई थी। अपने खराब मूड उससे नागवारी के साथ उसने कुछ भी तो नहीं छुपाया था। पिछले 2-3 दिनों से वो यही कर रही थी। जब उसके सारे प्लान्स बुरी तरह इंतहाई बुरी तरह नाकाम हो गए थे, तो उसके अंदर की छुपी बैठी बागी आलियाना ने पूरे जोश से सर उठाया था। अब जब उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं था, तो वो बेहद निडर हो चुकी थी। अब जब नया खेल खेलने को कोई कार्ड इसके पास नहीं बचा था, तो उसने भी खुद पर चढ़ा हर पर्दा नोच डाला था। वो तकलीफ में थी तो बाकी सबको भी तकलीफ में रहना होगा। उसके अंदर शिकस्त ने तोड़ फोड़ मचा रखी थी, तो अल्तमश आफरीदी को भी टूटना होगा। जब उसके अंदर लगी बदले की आग जूं की तूं भापड़ छोड़ रही थी, तो जलना तो अल्तमश आफरीदी को भी होगा। ये तय था, ये तो अजल से ये तय था। उसकी सियाह घूर आंखों से निकलती आग की तपिश अल्तमश आफरीदी को इतने फासले से भी बखूबी महसूस हो रही थी, जो कि अब उसकी यहाँ मौजूदगी पर मोबाइल फ़ोन की दूसरी जानब हस्ती को खुदा हाफिज कह रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कदरे भारी और नागवारी लिए अंदाज में थप थप करता उस तक पहुँचा था। अगर मुकाबिल ने अपनी नागवारी छुपाने की जहमत नहीं की थी, तो अल्तमश आफरीदी ने भी नापसंदीदगी के तासुरात छुपाने की मेहरबानी नहीं की थी। कॉल बंद हो चुकी थी। अल्तमश आफरीदी भी आधी अधूरी चैट बंद करता स्क्रीन लॉक कर गया। मोबाइल फ़ोन अभी भी दोनों के हाथों में थे और दोनों ही एक दूसरे को शदीद उलझन, नापसंदीदगी और नागवारियत से घूर रहे थे। फिर आलियाना के वजूद में हरकत हुई। उसके सवाल को सिरे से इग्नोर करते वो ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई, मोबाइल ड्रेसिंग शेल्फ पर फेंका और खुद पहले से सुलझे हुए बालों में ब्रश करने लगी थी। अंदाज यूं था गोया इसके अलावा रूम में दूसरा कोई मौजूद ही नहीं। अल्तमश आफरीदी ने इसके एतवार पर गहरी सांस अंदर को खींचते उसको नॉर्मल करना चाहा था, मगर इसके अंदर उठते तूफान ज़्यादा देर उसे नॉर्मल नहीं रहने देने वाले थे। वो जानता था वो इस हल्के सब्ज रंग के पीछे इसमें मलबूस थी। ये घुंघराले बाल हल्के नम और कदरे सीधे लग रहे थे। शायद उसने अभी अभी शावर लिया था, यही वजह थी कि इन बालों का कुदरती घुंघरालापन अभी पूरी तरह मंजर आम पर नहीं आया था। साफ सुथरा धुला धुलाया चेहरा कुछ सर्दी और बाकी का सख्त गुस्से की वजह से तमतमा रहा था। एक गहरी तफसीली निगाह अल्तमश आफरीदी ने उस पर डाली थी। आलियाना और उसके इस होते सोते ने मिलकर जिन क्राइसिस में उसे फंसाना चाहा था, इसका गुस्सा भी अभी कम नहीं हुआ था। क्या होता जो वो इन दोनों का हायर वकील अल्तमश आफरीदी का जानने वाला दोस्त ना निकलता?
क्या नताज तब भी इतने ही भयानक होते? ज़हन के पर्दों पर वो मंज़र बदलने लगा था। उस दिन जब बाहर मीडिया उसके इंतज़ार में था और इल्हान की कॉल उसे उस वक़्त मौसूल हुई थी, जब वो और अलियाना रूम में अकेले थे, या मैं यूँ कहना चाहिए जब अल्तमश अफरीदी अलियाना से उस आने वाले तूफ़ान की बाबत पूछ-गुछ कर रहा था। उस दिन जब अलियाना को अफरीदी विला में ले जाने का हुक्म सादर करता वो रूम से बाहर ऑफिस में गया, तो सामने हफ़ान चौधरी को देखकर हैरान हुआ था। उस दिन जब अलियाना को अफरीदी विला में ले जाने का हुक्म सादर करता वो रूम से बाहर ऑफिस में गया, तो सामने हक़ान चौधरी को देखकर हैरान हुआ था। अल्हान भी वहीं मौजूद था, जो कि उस बगैरत को गार्ड्स के हवाले करता खुद फ़ौरन ही वापस अल्तमिश के पास आ पहुंचा था। नीली सवालिया नजरें अल्हान से जा टकराई थी, जिसकी आंखों में पहले सुकून को देख वो बहुत कुछ समझ गया था, और फिर बाकी के सारे मामला बहुत जल्दी तय पा गए थे। हक़ान चौधरी कोई बहुत अच्छे करैक्टर का मालिक नहीं था। उसने अल्तमश अफरीदी से डील भी अपनी किसी गर्ज से की थी। अब वो क्या गर्ज थी अभी तक तो अल्तमश नहीं जानता था। हक़ान से उसकी यूनिवर्सिटी के दिनों से अच्छी बातचीत थी, या फिर सब अपनी फील्ड में निकल गए तो राब्ते ना होने के बराबर रह गए थे। मगर अब जिस तरह उसने अल्तमश अफरीदी से वफा निभाते एहसान किया था, अल्तमश अफरीदी सारी उम्र उसका कर्जदार रहने वाला था। किसी चीज़ के ज़ोर से पटके जाने पर वो होश में आया तो झट उसने सर झटका था। नजरें सामने लाल पीली होती अलियाना पर जा ठहरी थी, जिसने शायद नहीं यकीनन ब्रश जोर से टेबल पर पटका था। अल्तमश के माथे पर पड़े बलों में मजीद इजाफा हुआ था। इस लड़की के साथ आखिर मसला क्या था? पहले क्या इसके गुनाहों में कुछ कमी थी जो इसने यहाँ आकर अपनी जुबान की जोहर दिखाते हुए मजीद मसाइल खड़े कर दिए थे? और तो और इस वक्त भी खामखा ही ओवर हो रही थी। ठीक है, इसने किसी गलत फहमी की बिना पर इससे निकाह कर लिया, हक भी ले लिया, मगर जो भी किया था निकाह में देने के बाद ही किया था। इसमें इतना तमाशा लगाना और मैरिटल रेप जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल इस ताल्लुक के लिए इस्तेमाल करना अल्तमश अफरीदी को आग ही तो लगा गया था। वो जो अपनी माँ के समझाने बुझाने पर कुछ संभल गया था, अलियाना के नागवार तासुरात पर उसकी अज़ली बदतहज़ीबी बाहर आने को बेचैन हुई थी। अंदर उठते तूफान बाहर आने को बेताब से होने लगे थे, और फिर हमेशा की तरह उसने हथियार डाल दिए थे। जब मुकाबिल अपने किए पर एक फीसद शर्मिंदा नहीं, तो भला उसे क्या ज़रूरत है लिहाज रखने को? तुम हो क्या? हाँ, तुम समझते क्या हो खुद को? वो एक ही जस्ट में इस तक गया और कोहनी से इसका बाजू थामते से ड्रेसिंग मिरर के साथ पटक गया, तो अलियाना की रीढ़ की हड्डी तक तकलीफ से सनसना उठी थी, मगर दोनों लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त किए वो जैसे अपनी तकलीफ का गला घोंट गई। डोंट वरी, मेरे बारे में इतना परेशान होने की कम से कम तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो भी हूँ तुमसे बेहतर हूँ। उसने अपने सीने पर उंगली रखते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा था। स्याह आंखों में भी लहजे की सी तपिश थी। अल्तमश अफरीदी उसके इस कदर करीब था कि अलियाना के वजूद से उठती भीनी भीनी बॉडी वॉश कंडीशनर कि मसखूर कुन खुशबू अल्तमश अफरीदी के जज्बात और सोचों को कोई नया रुख ही देने लगी थी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते आखिर? अल्तमश अफरीदी के उभरते जज्बात और सोचों से बेनियाज वो बस अपने मसाइल हल करने में बेहाल हो रही थी। डोंट प्ले दिस इनोसेंट कार्ड। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि इतनी मासूम तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अल्तमश अफरीदी की नज़रों के नरम गरम तासुरात और ज़ुबान से निकलते अल्फाज दोनों ही मेल नहीं खाते थे। दिल हमेशा की तरह उसकी गुर्बत पाने का मुतमनी था, जबकि दिमाग अपनी ही सलावातें सुना रहा था। वैसे मैरिटल रेप की डेफिनेशन जानती हो तुम? उसकी नज़रें उंगलियां शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले होने की बिना पर उसकी स्याह दिल पर सरसरा रही थी। आलियाना ने चौंक कर अल्तमश की आंखों के तासुरात पढ़ने चाहे थे, जो कि शायद एक ही लड़की के लिए मोहब्बत और नफरत जैसे एहसास अपने अंदर महसूस कर रहा था। तुम्हें पता है जो कि शायद एक ही लड़की के लिए मोहब्बत और नफरत जैसे एहसास अपने अंदर महसूस कर रहा था। तुम्हें पता है, इस घर की लड़कियों पर मुझे आज रहम आने लगा था। सवाल गंदम था और जवाब चना। अल्तमश अफरीदी के माथे पर मल पड़े थे। नीली मखमूर सवालिया नजरें उसकी बेदाग सुर्ख और सफ़ेद गर्दन और स्याह दिल से हटती अब उसकी घूर से आंखों से जा मिली थी। शायद इस घर के सारे मर्द ही इंतहाई कमजोर और घटिया हैं। वो रुकी थी, मगर अल्तमश अफरीदी की सारी खुमारी सारा नशा भग से उड़ा था। माथे पर बल और आंखों में बेपनाह गुस्सा उभरा था। मर्दाना मजबूत हाथों की गिरफ्त अलियाना की गर्दन पर सख्त हुई थी। क्या बकवास की है तुमने? कमजोर, घटिया।
अल्तमश आफरीदी से गर्दन से दबोचे ड्रेसिंग मिरर के बिल्कुल साथ लगा गया था। आलियाना की आंखों में सांस रुक रुक कर चलने पर नमी सी जमा होने लगी थी, मगर सुर्ख गुलाबी होंठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट कमाल बेफिक्री से बिखरी थी। क्यों? बुरा लगा? सच बहुत ज़्यादा कड़वा लगा क्या? अल्तमश अफरीदी आंखों में आग लिए उस पर झुका। उतना ही बोलो जितना बाद में बर्दाश्त कर सको। नो प्रॉब्लम। तुम अपने नफ्स की भूख मिटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सत्ताई सोच यहाँ तक ही है। मुकाबिल का इत्मीनान काबिल दीद था। अल्तमश अफरीदी लब भींच कर रह गया। हाँ तो मैं कहाँ थी? ओह याद आया। जबकि अल्तमश की इसकी गर्दन पर गिरफ्त काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, इसलिए वो फिर से अपनी बात पर वापस आई। मुझे लगता है कि वो मेरा ही बाप भाई इतने खुदगर्ज और बेहिस हैं, लेकिन मैं गलत थी। इस अफरीदी विला के मर्द भी उतने ही नामर्द चिटाख। अभी अलियाना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अल्तमश अफरीदी का हाथ बेसाख्ता उठा था। इसका तनफ़्फ़ुस तेज़, हद से ज़्यादा तेज़ हो चुका था। उसकी बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। सामने वो बुत बनी खड़ी की खड़ी रह गई, दायां हाथ गाल पर रखे उसे जैसे अल्तमश अफरीदी से इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। और साकत तो अल्तमश अफरीदी भी रह गया था। वो खुद भी शायद नहीं जानता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। से आंखों से आंसू ना चाहते हुए भी टिप टिप गिरने लगे थे। अल्तमश अफरीदी की तासुब भरी नजरें आंसुओं को ट्रेस करने लगी थी, जबकि मुकाबले नहायत बेदर्दी से अपने दोनों रुखसारों को सॉफ्ट किया था। अरे इट्स ओके। अल्तमश अफरीदी ने गहरी नज़रों से इसके तासुरात का जायज़ा लिया कि तभी दरवाजे पर खटका हुआ था। दोनों ने चौंक कर वहाँ देखा था, जहाँ खुले दरवाजे पर फरीहा बेगम खड़ी थी। उनका हाथ उनके मुंह पर था। चेहरे के तासुरात चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि इन्होंने यहाँ होती कार्रवाई को किसी हद तक मुलाहिजा कर लिया है। अल्तमश अफरीदी ने माथे पर बिखरे बालों को हाथ से पीछे को करते 2 कदम लेते अपने और आलियाना के दरमियान फासला कायम किया था। आलियाना ने खुद को संभालते लगातार चेहरे पर बहते आंसू को साफ करने के साथ साथ रुख भी मोड़ लिया था। ये सब क्या है अल्तमश? वो रूम में एंटर होती इन दोनों के कदरे करीब जा पहुंची थी। उनकी नजरें आलियाना की पुष्ट से होती अल्तमश अफरीदी के सुर्ख चेहरे पर जा ठहरी थी, जो जाने शर्मिंदगी से सुर्ख था या फिर शदीद अहानत की वजह से। वो कुछ आहस न कर सकी, मगर बहरहाल में अपने बेटे से सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अल्तमश की हिम्मत ना हो सकी कि इनसे नज़रें मिलाकर कोई बात, कोई उज़्र, कोई बहाना बना पाता। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फरीहा बेगम बहुत अच्छे से जानती थी यहाँ किसको समझाने की ज़रूरत है और किस पर वो हक रखती थी कि उसे कुछ अकल दे सकती। यही वजह थी कि उन्होंने आलियाना की पुश्त को मोहब्बत से थपकते अल्तमश को अपने पीछे आने का कहती रूम से बाहर निकल गई। अल्तमश अफरीदी भी शराफत का लिबादा ओढ़े उनके पीछे निकल गया था, जबकि इनके जाने के बाद आलियाना कितने ही लम्हे ड्रेसिंग मिरर में उभरते अपनी अक्स को घूरती रही थी। स्याह आंखें दाएं सूजते सुर गाल पर नहायत ही नफरत और हकारत से जा ठहरी थी। एहन उस वक्त जब अल्तमश अफरीदी और आलियाना आपस में उलझ रहे थे। आफरीदी विला की दूसरी मंजिल पर बने इर्तिजा अफरीदी के पुरताइश कमरे का मंजर कुछ यूं था। वो तीनों तो कौन के तीन कोनों की तरह आमने सामने खड़े थे। जालिया ने स्याह चश्मे के पीछे छुपी स्याह आंखें सख्ती से मीच रखी थी। उसके सामने खड़ी ज़ारा लाल सुर्ख आँख होते चेहरा लिए अपने सामने खड़े इर्तिजा अफरीदी के बेहद संजीदा चेहरे को देख रही थी, जिसके भिंजे हुए लब उसके अंदर उड़ती नागवारी और गुस्से का पता दे रही थी। जिसकी मजबूत हथेली में ज़ारा का उठा हाथ मुकीद था। ज़ारा ने आंखें खोली तो नजरें दोनों पर उठी थी, जो एक दूसरे को घूर रहे थे। एक की आंखों में बेपनाह गुस्सा था, जबकि दूसरे की आंख में हैरत ही हैरत थी। फिर उसे इर्तिजा फरीद की घुर्राती आवाज़ अपने कानों तक पहुंचती महसूस हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? वो दबा दबा सा चीखा था। एक ही झटके में ज़ारा का हाथ पीछे को झटका दिया तो वो खुद भी झटका खाते पीछे हुई थी। और तुम इतनी हिम्मत नहीं खुद को बचा सको? अब इसका रुख साकत पत्थर हुई जारिया की जानिब था, जिसकी आंखों में हमेशा की तरह आंसू उभल उभल आए थे। अगर मैं वक्त पर ना आता तो क्या यूं ही तुम अपनी बहन के हाथों पिटती रहती? ज़ारा को खूनखार नज़रों से घूरने के बाद वो अब अपनी बीवी की क्लास ले रहा था। अगर वो वक्त पर ना आता तो इससे आगे का सोच कर ही इसका दिमाग झुंझुना उठा था। नहीं जानता था कि इनके आने से पहले क्या हो रहा था क्या नहीं, मगर फिर भी
ارتضیٰ آفریدی کو یہ بالکل بھی قبول نہیں تھا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر اس کی بیوی پر ہاتھ صاف کرتا پھرے۔ تم ہمارے معاملے سے دور ہی رہو، آئی او یو شٹ آپ، نکلو یہاں سے۔ اور اب اگر تم میری بیوی کے ارد گرد نظر بھی آئی نا تو یہی ہاتھ کاٹ کر دوسرے میں پکڑا دوں گا۔ ذرا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اسے باہر دروازے کی جانب اشارہ کرتا خاموش کروا گیا۔ نظریں اس کی ابھی بھی اپنی بیوی پر ٹکی تھیں، جس کی دماغ تو وہ آج ہی اچھے سے درست کرے گا۔ اور ہاں، اور تمہارے پاس میرے ساتھ ہی جس بھی نوعیت کی چیٹ کے اسکرین شاٹس ہیں وہ مجھے سینڈ کرنا نہ بھولنا۔ وہ جو ناک منہ چڑھاتی وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ ارتضیٰ آفریدی کی بات پر چونک کر رکی تھی، جو کہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ذرا کی ذرا تنزیہ نظر اس پر گاڑے گویا ہوا تھا۔ زارا نے تنفر بھری نگاہ پہلے ارتضیٰ پر ڈالی اور پھر زاریہ پر ڈال کر خاموشی سے ان کے روم سے تپ تپ کرتے نکل گئی تھی۔ وہ گئے تو ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر دروازہ اچھے سے لاک کیا اور اب تسلی سے چہرہ جھکائے ساکت روم کے وسط میں کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا۔ پھر بنا کچھ بھی کہے گلے میں لگی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ اسے زاریہ سے اس بزدلی کی امید بہرحال نہیں تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ بھاڑ میں بھیج کر خود لمبی تان کر سو جائے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس صورت اس کی بیوی رو رو کر خود کو بے حال تو کر لے گی مگر اپنا مسئلہ خود سے تو کبھی ڈسکس نہیں کرے گی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے کے بعد اس نے گہرے نیلے رنگ کا کوٹ اتار کر وہیں بیڈ پر پھینکا تھا۔ دونوں بازو کے بٹن کھولتے اس نے کونیوں تک موڑ لیے تھے۔ اندر اٹھتے غصے کی وجہ سے وہ اس قدر سردی میں بھی پسینے میں نہا چکا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بھورے بالوں کو پیچھے کو کرتا وہ مجسمہ بنی اپنی بیوی کی جانب بڑھا۔ ارادے تو اس کے کچھ اور ہی تھے آج کی رات کو لے کر، مگر فی الحال ضروری کچھ اور تھا جو کہ ان کے درمیان ہر صورت ڈسکس ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ اس تک گیا، اسے بیڈ پر بٹھا کر خود وہیں موجود سیاہ رنگ کی روم چیئر گھسیٹتے اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس کے آنسو تب تھم چکے تھے مگر سر گود میں گرائے وہ جیسے ارتضیٰ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ کچھ وقت تو وہ قدرے آگے کو ہو کر دونوں کونیاں اپنے گھٹنے پر ٹکائے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، مگر پھر گہری سانس بھر کر گویا ہوا تھا، "We need to talk." کچھ دیر مزید یوں ہی سرکے تھے کہ شاید زاریہ خود سے بات شروع کرتی، مگر جب وہ نہ بولی تو ارتضیٰ کی آواز خاموش روم میں گونجی تھی، "کیا تھا یہ سب؟ بتانا پسند کرو گی؟" اس نے لہجے کو آخری حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی اور جس میں شاید وہ کامیاب ہو بھی گیا تھا کہ زاریہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ بولی، "اب بھی کچھ نہیں۔" "رک زاریہ، تم کیوں خود کو کسی سے بھی کمتر سمجھتی ہو یار؟" ارتضیٰ آفریدی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اسے سمجھائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جواباً اس نے ہمت کرتی یہ چند الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شاید خود سے زیادہ ارتضیٰ کو باور کروانے کے لیے تھے۔ اپنی شوہر کی نظروں میں وہ اپنی یہ امیج بنا پائی تھی، نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ارتضیٰ آفریدی اچھے سے اس کی سائیکی پڑھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ پاکستانی معاشرے میں دونوں بہن بھائیوں، دونوں بھائیوں کا آپس میں موازنہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ زاویان اور ارتضیٰ کا موازنہ بھی زندگی کے ہر مرحلے میں کیا گیا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وقت رہتے ارتضیٰ آفریدی کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ارتضیٰ آفریدی اگر کبھی زاویان آفریدی نہیں بن سکتا تھا تو زاویان آفریدی بھی کبھی ارتضیٰ نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اور اپنی اپنی اہمیت بہرحال تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اور اپنی دونوں کی ہی اپنی اپنی جگہ اور اپنی اہمیت بہرحال تھی، مگر شاید زاریہ زارا کی ٹاکسک شخصیت کے زیر اثر دبوں سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں میں عام بہنوں والا پیار شروع سے ہی نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ زارا نے خود کو ہمیشہ بالا اور زاریہ کو کمتر ہی سمجھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ ارتضیٰ آفریدی نے زاریہ کا شرمندہ شرمندہ چہرہ دیکھ کر شاید بات ختم کرنی چاہی تھی۔ "خیر، جب تم کمفرٹیبل محسوس کرو ہم بات کر سکتے ہیں۔" اسے ہنوز خاموش پا کر ارتضیٰ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ الماری سے اپنے لیے کیجول ڈریس لیتا فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ پیچھے زاریہ کتنی ہی دیر خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو پورا روم نیلگوں روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ زاریہ خود چہرے تک بلینکٹ اوڑھے جانے سو رہی تھی یا اسے بچ رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا ڈریسنگ مرر تک گیا، بالوں میں برش کرتے محسوس پرفیوم کا خود پر سپرے کرتا وہ بیڈ پر اپنی جگہ آ لیٹا تھا، مگر لیٹنے سے پہلے وہ پہلو میں لیٹی زاریہ کو بھی خود اپنے بازوؤں میں بھر گیا، جس نے بنا کسی بھی احتجاج کے اس کے سینے پر سر رکھتے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لی تھی۔ ارتضیٰ کی انگلیاں اس کے کھلے لمبے بالوں
मैं उलटती ज़ारिया को ज़हनी तौर पर रिलैक्स करने को काफ़ी थी। वो कुछ देर यूं ही गुजरे थे कि इर्तिज़ा आफरीदी उसे बेड पर गिरा था, उस पर झुकाया था। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो ज़ारिया, मैं किसी और को क्या खुद को भी इजाज़त नहीं देता कि यूं तुम पर हाथ उठाते तुम्हारी तौहीन की जाए। वो उसके चेहरे के हर नक्श पर दीवाना वगैरह अपना लम्स छोड़ता, उसे उसकी अहमियत से रोशनास करवा रहा था। ज़ारिया के जहन में आज दोपहर होने वाली अलियाना की गुफ्तगू गूंज उठी थी। जो जो कुछ अल्तमश लाला ने उसके साथ कर चुके थे, ज़ारिया को यकीन था कि खुदा न खास्ता अगर उसके साथ इर्तिज़ा ये सब करता तो वो तो ज़िंदा ही रह ना पाती। उसे एक बार फिर से अपने नसीब पर रश्क और इर्तिज़ा आफरीदी पर बेपनाह प्यार एक साथ आया था। यही वजह थी कि उसके छोटे सुर्ख और सफ़ेद नाजुक हाथ भी इर्तिज़ा आफरीदी के गर्दन के गिर्द आ लिपटे थे। थैंक यू मुझे इतनी इज्जत देने के लिए इर्तिज़ा। उसने आहिस्ता से उठ पर झुके इर्तिज़ा के कान में सरगोशी की तो इर्तिज़ा आफरीदी के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खुद ब खुद आ ठहरी थी। कोई और वक्त होता तो वो इसे अच्छे से समझाता कि वो थी ही इज्जत के काबिल। इनफैक्ट सिर्फ वही तो थी इज्जत के काबिल, मगर इस वक्त बातचीत से भी ज़रूरी मामला तय पाए जाने ज़रूरी थे। यही वजह थी कि वो फिर मज़ीद कुछ कहे सुने ज़ारिया को अपनी मोहब्बत एतबार की बारिश में भिगोता चला गया। पहली दफ़ा भी ज़ारिया को उसकी कुर्बत ने, इर्तिज़ा आफरीदी के हर हर लम्स ने, हर हर सरगोशी ने खुद पर इतराने पर मजबूर किया था, मगर जिस नरमी से और मोहब्बत से वो आज इससे और ख़ुद को बिखेर रहा था, समेट रहा था, वो सदियों की प्यार की तरसी इज्जत की प्यासी लड़की अपना दिल ना हारती तो ये मुकाबिल के जज्बात की सरासर तौहीन थी। इर्तिज़ा आफरीदी नीलगूं रोशनी में इस पर छाया अपनी मोहब्बतें बेदरेक लुटा रहा था। इसके चेहरे के हर नक्शे फिसलते, इसके सुलगते होंठों का लम्स ज़ारी अपने वजूद पर महसूस करती बुरी तरह कांप रही थी। वो इसे मुतबिर कर रहा था या फिर वो खुद को। ज़ारिया के मामले में यूं ही नरम पाता था, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत लुटाने वाला, एतबार की डोर थमाने वाला। जो भी था, मगर एक बात तो तय थी, बाहर तड़तर बरसती बारिश में भी अब मध्यम होती खूबसूरत रिमझिम में बदल गई थी। चांद भी बादलों के पीछे शर्माता हुआ सा छुपा हुआ था। कतरा कतरा पिघलती रात के साथ साथ इर्तिज़ा आफरीदी भी ज़ारिया के वजूद पर यूं ही कतरा कतरा पिघला था।